भट्ट, मैं अपने आप को फिट समझता हूँ, तो मुझे तो नीचे जाना पड़ा। डीजे भट्ट अपनी जगह पे बैठ के, जब कोई भी नहीं था, इसने बैठ के तराने भी चलवाए, इसने बैठ के नौजवानों को पुलिस का मुकाबला भी करवाया। डीजे भट्ट जब वक्त आया तो पता चला कि डीजे भट्ट में से एक लीडर निकला है। तो डीजे भट्ट, और फिक्र न करो, जबरदस्ती ना करो, मैं कह रहा हूँ की गल है, दसो की मसला है, ना करो, मजबूर ना करो, किस हिसाब से मजबूर ना करो, मैंने क्या किया तो किस हिसाब तुम दसो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जो पहला क्लिप था वो 2014 का था और ये जो क्लिप है ये आज का है। ये वही डीजे भट्ट है जो तहरीक इंसाफ के धरने में साउंड सिस्टम मुहैया करते थे। लाहौर में होने वाले जलसे में जो अपोजिशन का होने वाला है, डीजे भट्ट ने साउंड सिस्टम मुहैया करना था, पर आज सुबह उन्होंने एक वीडियो बहुत सारे सहाफियों को भेजी, उसमें मैं भी एक थी, और बताया कि पुलिस ने मॉडल टाउन में वाक़े इनके दफ्तर पर धावा बोल दिया और इनको जबरदस्ती उठाकर थाना मॉडल टाउन ले गए और इनके मुताबिक पुलिस ने इनको मारा पीटा भी। जब सहाफी वहां पर FIR लेने के लिए पहुंचे तो उनको पुलिस ने ज़दकोब किया और गालियां भी दी और धमकी दी कि अगर इस वाक़े को वो रिपोर्ट करेंगे तो उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। इनके मोबाइल फोन छीन लिए गए जो सहाफी थे और जबरदस्ती इनकी उंगलियों से फोन खोलकर रसाई हासिल की गई। और जब FIR मांगी गई तो पुलिस ने सहाफियों को बताया कि अभी कोई FIR नहीं है। आखिरकार FIR शाम को दे दी गई, जिसके तहत पुलिस मॉडल टाउन में गश्त कर रही थी और पुलिस के मुखबर ने बताया कि डीजे भट्ट के दफ्तर में ऊंची आवाज में साउंड सिस्टम चल रहा है। जब पुलिस ने रेड किया तो डीजे भट्ट की तरफ से मुजामत की गई। दुकान की तलाशी पर 12 बोर बंदूक भी मिली जिसका लाइसेंस नहीं था। डीजे भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से नाजरीन बात करने के लिए हमने दावत दी है मुसर्रत जमशेद चीमा। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। तलाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो साबिक वजीर मुमलिकत दाखिला रह चुके हैं। और हारिस खलीक साहब इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुसर्रत चीमा साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, और जब भी कोई सख्त मामला आता है, सख्त सवालात होते हैं तो आप सामने होती हैं, उसका बड़ा शुक्रिया। मगर ये बताइए कि अब ये जो डीजे भट्ट को आपने हिरासत में लिया है, इसका आप क्या करेंगे? जो इनके ऊपर आपने ग्राउंड्स लगाए हैं ये तो बड़े फ्लिमजी ग्राउंड्स हैं, FIR भी आपने बाद में सहाफियों को दी। तो अगर इतना पुलिस शोर थी कि जी इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया तो FIR पहले तो दर्ज करते, बाद में FIR दर्ज की और पहले बंदे को उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। सवाल ये है कि सख्त सवालों का सामना करने के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों का पूरा हक है कि वो आप हमसे हर तरह के सवाल कर सकते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हम अपने लेवल पे जो है कि ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है या इस तरह के जो फैसले हैं, इन मुहर्रकात के पीछे असल वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने बड़ा अच्छा वो क्लिप सुनवाया। अगर डीजे भट्ट की हमने तारीफ की है तो उन्होंने हमें जो सर्विसेज दी थी उनके अगेंस्ट हमने तारीफ की और वो वजह है, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब उधर डायरेक्ट शेलिंग हो रही थी तो वो वहां पे उन्होंने हमें साउंड सिस्टम दिया, सर्विसेज दी। लेकिन अगर आज आप ये हमें सुना रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज हमारी खुदा ना खास्ता डीजे भट्ट के साथ कोई दुश्मनी हो गई है या हमारा कोई उसके साथ जाती अनाद है। अगर ये चीज होती तो हमारी हमें, मैं कंप्लीट कर लूं जी मैं कंप्लीट कर लूं मुनीज़े। उसमें इम्पोर्टेंट इशू ये है कि आपको पता है कि इस वक्त जब आम शहरी के ऊपर, फिर इसका मतलब ये है कि तमाम सहाफी मेरे भाई, उनको ये सबसे पहले तो माशाल्लाह आप खुद एक वकील है और आपको पता है कि जो इंसदादे कोरोना का जो हमने एक्ट पास किया, मुझे ये बताएं कि हम उसका करें क्या। नहीं, इनकी रैली के जो सहूलतकार है, बड़ा फर्क है। डीजे भट्ट को FIR पहले दर्ज नहीं हुई, पहले उसको अरेस्ट किया गया, बाद में उसके ऊपर FIR दर्ज की गई। एक एक पहलू, ठीक है। फिर वहां पे जब सहाफी गए और उनको ज़दकोब किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई। SHO अजहर नवीद साहब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इनको हरासा किया।
अब आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी कॉन्डेमनेशन आ गया है, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट को इसकी तहकीक करनी चाहिए और उन पुलिस वालों ने जिन्होंने इनके साथ ये किया है उनको रेप्रिमांड करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। मैं सारी चीज का आंसर करूंगी और खुदा ना खास्ता अगर वाकई किसी सहाफी के साथ ऐसा हुआ, देखें एक तो ये कि देखें इस चीज का कोई एविडेंस भी माशाल्लाह सहाफी है सबके पास, अगर डीजे भट्ट ने ये वीडियो बनाई है तो अगर सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो ये हो ही नहीं सकता कि उनके पास कोई एविडेंस ना हो। अदरवाइज आप मुझे बताएं, आप ऑन एयर उनको लेके आए, मैं ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर वाकई सहाफियों के साथ किस तरह का उनकी फुटेज डिलीट कर दी, वो यही तो बता रहे हैं कि जी 3 हमारे फोन थे, वो फोन हमसे छीन लिए गए, हमारी उंगली जबरदस्ती उन्होंने फोन की पर रखी और वो सारी चीजें डिलीट करवाई, वो तो ये बता रहे हैं। अच्छा मुनीज़े, अगर इस तरह तो अगर आपने खाली सवाल करने हैं ना तो फिर मुझे बिठाने का फायदा नहीं है। आप नहीं आप अपनी बात करें, आपको तो इसीलिए इनवाइट किया, आप अपनी बात जरूर करें। मैं कह रही हूँ मुझे 5 मिनट्स दे दें, मुझे 5 मिनट्स दे दें, मैं अपना मौकफ रखती हूँ, उसके बाद आप 1000 सवाल करें, मैं आंसर करूंगी। जी बिल्कुल। देखिए ये बात उनकी मैं मान लेती हूँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन कोई सहाफी उसका नाम ABCD होगा, अगर उन पे जदोगोप हुआ है तो यार वो सहाफी तो मौजूद है ना, उसकी चोटें तो मौजूद है ना, वो आके मैं इसलिए नहीं कह रही उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कि वाकई हम पूछेंगे कि पुलिस ने किस वजह से उस ABCD सहाफी के ऊपर क्यों तशद्दुद किया, मुझे बता देना। आपको पता है ना मैं हमेशा जो बात प्रॉमिस करती हूँ पूरा करती हूँ। आप मुझे बताएं उस सहाफी का नाम, वो हमें बताए कि उसके ऊपर किसने तशद्दुद किया, और अगर कोई छोटा मोटा भी तशद्दुद का एविडेंस मौजूद है तो हम पुलिस को बिल्कुल पुलिस जवाब दे है। इस बात का तो हो गया जवाब ये। अब ये बात अब हम में रखना कि कोई सहाफी, क्लियर कर लूं मैं कि 3 सहाफी गए थे, उनका ना हमें नाम पता हो, हम उनको इंसाफ कैसे दे? उन्होंने तो बाकायदा पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है मुसर्रत साहिबा, आपकी आगाही के लिए आपको बता रही हूँ, उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है, मगर अब डीजे भट्ट का आप क्या करेंगे? अब उन पे आ जाते, उन्होंने फाइल कर दी तो इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। अब डीजे भट्ट साहब पे आ जाएं। देखें सबसे पहले तो ये कि किसी का नाम डीजे भट्ट हो, ABCD जो भी हो, वो जिस मर्जी सियासी जमात को जाके सर्विसेज दे, हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं। ये लोग स्टंट्स खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस जलसे को हाई प्रोफाइल करने के लिए इन्हें डेली बेसिस पे इस तरह की चीजें चाहिए हैं। अब अगर मुझे ये बताएं, मैं जो वर्ड कर रही थी कंपैरिजन करने लगी, सेम अगर किसी की मैं बता देती हूँ ना स्टंट कौन खेल रहा है, PMLN खेल रही है। मैं अर्ज करती हूँ, मुझे ये बताएं कि जब जो कोविड का जो इंस्तादे कोविड एक्ट है उसके तहत आपको पता है ना कि जब हम किसी का शादी हॉल बंद करते हैं, सील करते हैं, डेली मेरे हल्के से शाम को जो मैं कॉल वसूल करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड, ये होती है कि उनकी दुकान बंद हो गई, उनकी ये छोटी मोटी वायलेशन के ऊपर हमें करना पड़ती है। लेकिन ये लोग देखें, अगर जो कोई भी वायलेशन करेगा उसको हम जाके अगर पकड़ लेते हैं तो थाने में लाके ये FIR अच्छा, मगर इसके तहत पकड़ा नहीं है। मुसर्रत साहिबा मुझे इजाजत दीजिए, आप हारिस फरीक साहब भी बैठे हुए हैं, मुसर्रत साहिबा हारिस फरीक साहब भी बैठे हुए हैं, उनकी जानिब भी जाने, इजाजत दीजिए। मुसर्रत साहिबा एक सेकंड, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी। हारिस साहब, आपने मुसर्रत साहिबा की बात सुन ली, वो हवाला दे रही हैं उस ऑर्डिनेंस का जो कोविड के दौरान लाया गया, मगर डीजे भट्ट को उस ऑर्डिनेंस के तहत उठाया नहीं गया, उसको उठाया गया है लाउड स्पीकर एक्ट पे और गैर कानूनी असला रखने के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर बदतमीजी करने पे। इन 3 चीजों के ऊपर उनको उठाया गया है। देखिए मुनीसे, मुझे तो अफसोस ही होता है कि यही काम जब डीजे भट्ट साहब के खिलाफ पिछली हुकूमत में हुआ था तो हमने उसकी भी मजम्मत की थी, और हम समझते हैं कि वो एक प्रोफेशनल जो भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई एक शख्स, कोई फर्द या खातून कोई काम करते हैं तो उनको आप इसको कोलैटरल डैमेज के तौर पे उन्हें इस्तेमाल न करें। और ये बिल्कुल ऐसे ही होना था। देखें, कोविड का एक्ट तो उस वक्त इंसदाद कोविड का जो भी कानून पास किया है वो उसी वक्त उस पर अमल दरामद हो सकता था जब 13 दिसंबर का जलसा होता। ये तो प्रीएम्प्ट किया है, और ये इमरान खान ने 2 दिन पहले कह दिया था प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई मैं तो इनको जलसा करने की इजाजत होगी, मगर जो लोग कुर्सियां लगाएंगे, जो इनको लाउड स्पीकर और जो इनको पब्लिक एड्रेस सिस्टम फराहम करेंगे, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये तो एक बिल्कुल एक फस्ताई हथकंडे हैं, और मैं समझता हूं हुकूमत को ये सोचना चाहिए, और जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसको ये सोचना चाहिए कि ये ताहयात बरसर इक़्तिदार नहीं रहेंगे। और ये बिल्कुल ये तशवीशनाक बात है,
اور ملتان میں بھی اسی طرح ہوا, پکڑ دھکڑ ہوئی, اور پکڑ دھکڑ ہونے کے بعد جو ہے وہ جلسہ ہو گیا. اب بالکل لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے, اور یہ بالکل ہمیں پتہ ہے کیسے مقدمے بنتے ہیں, ہمیں پتہ ہے پچھلی ہفتوں میں بھی کیسے مقدمے بنتے تھے, اور اس حکومت نے اس بار کو بجائے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ اسے اور نیچے لے آئیں, تو اب اس میں تو بالکل ایک ونڈکٹیونیس ہے, سیاسی انتقام کے تحت یہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے. اور دیکھیں لاؤڈ سپیکر, اب یہ ان کو کہا کہ جی ان کی دکان میں لاؤڈ سپیکر چل رہے تھے, پھر ساتھ ہی کہا 12 بور کی بندوق بھی برآمد کر دی. دیکھیں جی ہم بھی بچپن سے پنجاب پولیس کی کارروائیاں دیکھ رہے ہیں, اس میں تو اتنے لطیفے مشہور ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی استعمال کرتی تھی تو وہ غلط کرتی تھی. تو اب یہ تو ایسے بڑے بڑے وعدے کر کے آئے ہیں, اور اس کے بعد صورتحال پہلے سے ابتر ہے. اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اس میں کوئی یعنی کسی ایک خاص سیاسی جماعت یا ایک گروہ کے لیے ہمدردی کی بات نہیں ہے, بلکہ نان پارٹیزن طریقے سے بھی آپ دیکھیں ان کی مجبوری تو میں سمجھتا ہوں. مسرت چیمہ صاحبہ تو نہایت شائستہ اور نفیس خاتون ہے, مگر ان کی مجبوری ہے, یہ تو ترجمان ہے پنجاب حکومت کی. لیکن اگر ایمانداری سے آپ اس وقت صورتحال دیکھیں تو یہ جو تقریروں پر پابندی, تحریر و تقریر پہ پابندی, جو بھی کوئی اگر ایک سیاسی اختلاف کی بات کرے اس پر پابندی, صحافیوں پر پابندیاں, اور پھر اس کے بعد یہ دھڑلے سے کہنا کہ ساری دنیا میں مغرب میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی یہاں ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور پھر جو آج بچوں کے ساتھ ہوا, یہ لڑکے ہیں, یہ میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں یہ بچے, اور ان کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نقشہ مضروبیت بنائیں. یہ بھی پولیس کی زبان میں استعمال کر لیتا ہوں. اگر آپ کسی کو کالر سے پکڑ کے جو جوڑیں اسے تو اس کے اوپر کوئی نشان نہیں رہتا, ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ نیل پڑے, لیکن جو بد تہذیبی, بدسلوکی, گالیاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ لاقانونیت ہے جس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر وہ لاقانونیت پر اتر آئیں تو پھر باقی ملک کا کیا ہوگا. تو یہ بہت قابل مذمت بات ہے, اور اس پہ فوری طور پر وہ یہ مقدمات اور اس قسم کی جو FIR درج ہوئی ہے اس کو واپس لینا چاہیے. اور جو نوجوان صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے نوجوان صحافیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک میں سمجھتا ہوں یہ تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی یاد تازہ کرا دیا آپ نے. اس پہ آئیں گے. طلال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. طلال صاحب, جو حارث خلیق صاحب بات کر رہی ہیں, دیکھیں آپ کے زمانے میں بھی ڈی جے بٹ کو ہراساں ایک طریقے سے کیا گیا تھا, اس کو اریسٹ کیا گیا تھا 2014 میں, مگر اسلام آباد سے اریسٹ کیا گیا تھا. اب آپ اپوزیشن میں ہیں, اور ڈی جے بٹ کو چونکہ انہوں نے آپ کو ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنا تھا, اب ان کو حراست میں لے کے چلے گئے. تو جو کلیٹرل ڈیمیج عام انسان بنا ہے, جو پوسٹر لگاتا ہے, جو آپ کے لیے ساؤنڈ سسٹم کرتا ہے, اس کے لیے آپ کیا مدد کریں گے؟ کیا اس کو آپ دیں گے, جو وکیل ہے وہ فراہم کریں گے, لیگل ریپرزینٹیشن دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بھی یہ کیا تھا. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جتنے پرچے صرف آپ لاہور جلسے کے لیے ہم پر ہوئے ہیں, اتنے پرچے پوری PTI کی 5 سال میں نہیں ہوئے تھے. حالانکہ PTI نے PTV پہ قبضہ کیا, سلواریں گیلی لٹکائی گئی سپریم کورٹ پہ, پارلیمنٹ پہ قبضہ, جنگلے توڑ کے قبضہ کیا گیا. اس کے بعد SP کو کس طرح مارا گیا تھا اس کی فوٹیج آج بھی موجود ہے. اس کے بعد یہ عمران خان جو قانون کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں, کس طرح انہوں نے لوگوں کو پریزن بین سے چھڑوایا تھا. میں آپ کو کچھ واقعات بتا رہا ہوں صرف. تو یہ ساری چیزیں پھر کیسے بند کروائے تھے شہر, اور شہروں میں کیسے سڑکیں بلاک ہوئی تھی, کیسے آگ لگائی گئی تھی, کیسے لوگ مرے تھے. تو میں اتنے پرچے 5 سال میں انٹر نہیں ہوئے, اور ہم نے اتنا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا کہ عمران خان اشتہاری تھے. ہم نے صرف اس لیے نہیں پکڑا کہ سیاسی اپوننٹ ہے, کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ کہ بھی ہم ان پہ کوئی سیاسی طور پر یہ مقدمات کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پر یہ صرف لاہور میں جو پرچے دیے گئے میرے پہ, میں ایک ایگزامپل ہوں. تو یہ سارا کچھ یہ اتنے خوف زدہ ہیں, اور یہ تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ استعمال کرتے ہیں جی, اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرسی کی رکھوالی کے لیے. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کس قسم کے پرچے دے رہے ہیں. ہماری گھروں کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے, گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی یہ کرونا ایکٹ کے پرچے دیے جا رہے ہیں, جہاں پر 6-8 لوگ ہیں. اور میں آپ سے یہ یعنی کہ آپ خود مصیبت میں ہیں, آپ ڈی جے بٹ کا کیا کریں گے؟
नहीं, डीजे भट्ट का हम करेंगे, हमारी लीगल टीम है, हमारे जितने पर्चे होते हैं, हमारी हमने एक लीगल टीम है जो हमारा पूरा विंग है, उसमें तमाम केसेस हमारे वकला जो है वो पूरी लीगल जितनी इमदाद है वो देते हैं। डीजे भट्ट हो या कोई हो, जिसके साथ ज्यादती होगी वो हम बिल्कुल उसका करेंगे। और मैं आपसे ये बता दूं, जितने हमारे कारकुनान हैं ये हजारों के तादाद में गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ मुल्तान में, वो सारों के सारों को हमने अपना लीगल एड दी, हमारी पूरी टीम ने, हम अपने लोगों को देंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूं उन लोगों को जो इंसाफ की बात करते हैं, जो कहते थे हम अदारों को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कहते थे एहतजाज हक है। अब एहतजाज हक कहां गया? अब हमें एहतजाज का हक क्यों नहीं अदा करने दिया जा रहा? अच्छा। और इसके साथ अहम बात मैं करने जा रहा हूं, वो आपके सवाल से रिलेटेड नहीं लेकिन इंतहाई अहम है। मरियम नवाज को जानबूझ के सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, जानबूझ के। इस बारे में एक इंतहाई सीनियर साथी का कॉलम भी आ चुका है और हम अपने कंसर्न का भी इजहार कर चुके हैं। कोई जिम्मेदारी हुई नहीं, आपने रिक्वेस्ट की है, आपने दरख्वास्त दी है सिक्योरिटी के लिए मरियम नवाज के लिए? मैं इंटीरियर में रहने का मुझे मौका मिला है। मुझे कभी इमरान खान ने दरखास्त नहीं दी थी, उस वक्त इमरान खान अपोजिशन लीडर भी नहीं थे और उस वक्त इतने बड़े एक 30 सीटों की पार्टी के वो लीडर थे। पूरी सिक्योरिटी इस्लामाबाद और उसके पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी, फराहम करती थी, बिल्कुल फराहम करती थी। मैं आपको उसके ये अहम बात की है। देखिए, ये आपने बड़ी अहम बात की है मुसर्रत साहिबा, जो ये तलाल साहब बात कर रहे हैं कि जी हम समझते हैं, और उनका ये कहना है, कल एक जर्नलिस्ट ने एक अखबार के अंदर भी लिखा कि मरियम नवाज साहिबा को जान का खतरा है, उन्होंने ये तशवीश का इजहार किया है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि उनको सिक्योरिटी फराहम करे, और इसलिए भी करे चूंकि वो एक जाहिर है एक लीडर तो है ना, और अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो फिर आपकी हुकूमत जिम्मेदार होगी ना। देखिए मुनीज़े, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि थ्रेट्स तो मौजूद हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ये हैं, और ये बारहा आपकी जो हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं और उसके अलावा भी जो हमारी जो अभी 2-3 दिन पहले आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आगाह किया गया है कि कुछ शरपसंद अनासिर जो कि अब देखे ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ टू से एंड हाउ टू टेल कि भाई जो ये जो जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं इनके अंदर भी कुछ मिलिटेंट्स और कुछ ट्रेनिंग इस तरह की चल रही है कि उनको यूनिफॉर्म पहना के इस तरह के अटैक्स किए जा सकते हैं, तसादुम की फिजा को मजीद उसको हवा देने के लिए। देखिए, मैं इसलिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे चुनाव कर रही हूँ, मैं अर्ज करूं। देखें अपना मुनीज़े, ये जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इंतशार की फिजा को कायम ना होने देना ये सबकी बाहमी और हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। ये खाली गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जिस जान का खतरा होना या जान का तहफ्फुज तो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना जी। और अगर इतनी बड़ी लीडर कह रही है कि जी मुझे जान का खतरा है, और वो आपको तलाल साहब इधर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है फराहम करे सिक्योरिटी। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में होते थे तो हम फराहम करते थे। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं तो आप कंसिडर करेंगे, आप इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे, क्या आप आमादा होंगे इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए? अच्छा, एक सेकंड में अर्ज कर लूं ना मुनीज़े, इनको तो पहले अगर हम इनको आगाह कर दे, पेशावर के जलसे में आगाह किया था कि नहीं? कोयटा के जलसे में कितने जतन हमने किए थे और वहां पे उस दिन इतनी सिक्योरिटी हमने इनको दी। अल्हम्दुलिल्लाह जलसागाह और ये सारी लीडरशिप तो महफूज रही, लेकिन वो कहीं और जाके वो हादसे तो हुए, वो अटैक्स तो हुए और हमारे जो जवान थे उनकी जानें तो गईं। और पेशावर में भी इसी तरह खतरात थे, लेकिन चूंकि हाई सिक्योरिटी लगा करके और बहुत ही ज्यादा जतन करने के बाद हमने इस लीडरशिप को तहफ्फुज फराहम किया। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, और हम पूरी कोशिश भी करेंगे कि हम इनको सिक्योरिटी भी दें, और बिल्कुल अल्लाह ना करे यानी आप ये कह रही हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत कि हम मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम करेंगे?
लेकिन जब उनको ये कन्वे हो जाए, मेरी पूरी मुझे बात फिक्रा पूरा करने दिया करें, जब किसी को ये कन्वे हो जाए कि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप से मुराद, अब हमें किसी का नाम तो नहीं पता, ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह से इस वक्त आके कोई हाइप क्रिएट करना ये कितनी खतरनाक बात है। मुझे ये बताएं कि खुदा ना खास्ता, आपको पता ना कि इस मुल्क की दुश्मन ताकतें भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो बैरूनी ताकतें जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है, अगर वो कोई इस तरह की हरकत करे तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इनको बल्कि ये मगर जिम्मेदारी तो हुकूमत की पर आती है। मेरा सवाल फिर से आपसे ये होगा और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप मुझे जरूर दें कि क्या सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, क्या आप इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे, ये सवाल है मेरा। ये और ये लोग आपको देख रहे हैं, लोग तो चाहेंगे इसका जवाब। जी मुनीज़े, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की ये बिफोर टाइम इस तरह की खबरें देके ये खुद उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात जो मैंने भाई साहब अभी फरमा रहे थे, देखें हमने अभी इनको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त हमने जो लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त कोरोना नहीं था। अभी मुझे ये बताएं कि ये जो रैलीज निकाल रहे हैं ये क्या कानून इनको इजाजत देता है? कोरोना के ऊपर तो एक ऑर्डिनेंस भी आई हुई है, नहीं रोक रहे। हारिस साहब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मुसरत साहिबा इजाजत दीजिए, आगे भी बढ़ना है। हारिस साहब, जो मुसरत साहिबा बात कर रही हैं कि जी देखिए इस वक्त कोरोना है, दुश्मन है मुल्क के, उन्होंने क्लियरली मुझे नहीं बताया कि क्या वो मरियम नवाज साहिबा को सिक्योरिटी देंगी कि नहीं देंगी। ये सूरत हाल है, इसके अंदर हुकूमत क्या करे? देखिए बात यह है कि आप हफ्ते को खादिम रिजवी साहब का जनाजा जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं लाहौर के वस्त में, और इतवार को पेशावर में आप कहते हैं कोरोना फैल जाएगा। मतलब हमें तो इल्म है ना, मतलब लाहौर में हमें इल्म है इस बात का कि उस जनाजे के लिए कितनी फैसिलिटेशन हुई और कितनी उसके लिए सहूलत पैदा की गई, और इतवार को पेशावर में कोरोना फैल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह सखर में असद उमर साहब जाके 600 लोगों से मिलते हैं, उनके साथ सेल्फियां बनवाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, कोई SOPs का ध्यान नहीं रखा जाता, और मुल्तान में कोरोना फैल जाएगा। तो मैं बिल्कुल समझता हूं मुसरत साहिबा की ये बात बिल्कुल बजाय है कि ऑपोजिशन को भी इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए कि इस वक्त एक वबा की जो सूरत हाल है, जो सेकेंड वेव आई है, वो एक खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन आज सियालकोट में जब वजीर आजम साहब जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत और जो ऑपोजिशन है उनको इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन रवैया कुछ इस तरह का है कि बात करने पे भी कोई तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है। तलाल साहब आपकी जानिब आऊंगी। हारिस साहब, बिल्कुल वक्त की किल्लत है। तलाल साहब, आप मुतमईन हैं जो मुसरत साहिबा ने ये बात कही है सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए मेरी बात सुने, ये मुतमिन हम एक्शंस के साथ होंगे, और मैं आपसे बड़ा, देखिए ये जो लीडर्स होते हैं ये नेशनल एसेट होते हैं। हमें बेनजीर भुट्टो से ये सीखनी चाहिए बात कि उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, और वो चंद है 22 करोड़ लोगों में, तो इस बात से हटके कि कोई आपका मुखालिफ है या आपके साथ है, सिक्योरिटी देनी चाहिए। और ये एक मैं और आपसे बात करूं, ये सियासी कारकुनों पर इस तरह की, मेरा मतलब है उनको पकड़ दकड़ और उनके साथ ये सब कुछ, यानी उसको आप MPO में 30 दिन के लिए आपने भेज दिया है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, तो आप दहशतगर्दों की तरह कारकुनों को ट्रीट कर रहे हैं ये। लेकिन मैं आपसे कह दूं, जितना जज्बा जवान है, आज बारिश हो रही थी, मोटरसाइकिल रैली थी, मैं भी उसमें शामिल था, उसके बावजूद हम मीनारे पाकिस्तान गए, और जिस कदर लोग आज इसमें थे, चले बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब, मेरे पास इतना ही वक्त था। हारिस खलीक साहब, मुसरत चीमा साहिबा। तो नाजरीन, इस वक्त लाहौर शहर के अंदर पकड़ धकड़ जो है वो जारी है, और 600 से ज्यादा जो हैं ऑपोजिशन के वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हुई हुई है। DJ भट्ट जो कल के हीरो थे वजीर आजम इमरान खान के लिए, आज एक मुलजिम बन के जेल की सलाखों के पीछे हैं, और सहाफियों के हवाले से मैंने आपको दिखा दिया कि किस किस्म के ऊपर उनके ऊपर इज़्ज़त-ओ-कोब किया जाता है पुलिस वालों के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनकी बात मानेगी और इस मामले की तहकीक करेगी। वक्फा दें, वक्फे के बाद हम वापस हाजिर होते हैं।
केसेस बढ़ रहे हैं और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियां अगर हमने सही मायने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी। वेलकम बैक नाजरीन। आज वजीर आजम ने फिर कोरोना के हवाले से सियालकोट में अवाम को खबरदार किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान केसेज में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस मजीद 60 अफराद की हलाकत हो गई और अब तक मजमूई तौर पर वायरस से 8,547 अफराद हलाक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 38,092 टेस्ट किए गए और 2,963 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब के महकमा सेहत ने एपेक्स कमेटी को बताया कि मौजूदा कोरोना की सूरत हाल वैसी है जैसे कि जून में थी। हम जानते हैं कि जून में कोरोना की वबा अपने अरूज पर थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जफर मिर्जा, वजीर आजम के मामले खसूसी बराए सेहत रह चुके हैं और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते रहे हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन। आपसे पहले सवाल करूंगी, अगर हम पीक की बात करते हैं तो ये अब खबरदार किया जा रहा है कि जी जिस तरह जून में पीक थी डॉक्टर नौशीन, उस तरह अब पीक बढ़ती चली जा रही है। क्या वही सूरत हाल हम देख रहे हैं जो जून में थी, जहां पे अमवात जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, 153 से ऊपर चली गई थी? जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं वो यही शो कर रहे हैं कि हम लोग एक पीक की तरफ जा रहे हैं और ये भी लग रहा है कि ये पीक शायद पहली वाली वेव से जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो, क्योंकि उस वक्त फिर भी थोड़ी सी चीजें थी कि ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ था, ट्रांसपोर्ट बंद थी, आपकी बहुत सारी कारोबार जो थे वो बंद थे। अब इस वक्त जो है चूंकि कारोबार भी चल रहे हैं और दूसरे सिलसिले भी लाइफ के ट्रांसपोर्ट वगैरह भी चल रही है, मगर जो SOPs गवर्नमेंट ने दी हैं चूंकि वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, मास्क जिसको एक मैंडेटरी करार दिया गया है वो नहीं करा, तो ट्रेंड्स फिर यही शो कर रहे हैं कि ये वेव जो है ये ज्यादा खतरनाक साबित होगी और जो अब दिसंबर का एंड और बिगनिंग ऑफ जनवरी जो है उसमें लग ऐसे रहे कि पीक को हम टच करेंगे। जी। तो जब आप कहती हैं कि हम पीक को टच करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जून में जितनी अमवात हुई उससे भी ज्यादा अमवात हो सकती हैं दिसंबर और जनवरी के अंदर, क्योंकि जून के अंदर 150 से ज्यादा अमवात हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए दुआ तो यही है क्योंकि पहले भी जब कुछ अंदाजे लगाए गए थे और कुछ हमें इंटरनेशनली भी कुछ दिए गए थे, ग्राफ्स दिए गए थे, फिगर्स दिए गए थे कि सिचुएशन जुलाई में कितनी खराब हो सकती है, मगर अल्लाह ताला के फजल से हम उस हद तक नहीं गई थी बात और उससे पहले ही हमारा जो था वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था। तो अभी भी पॉसिबल है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर लें और ये पीक जो है वो जल्दी जो है वो अपना प्लेटो पे आ जाए। जफर मिर्जा साहब, जब आप वजीर आजम के मामले खसूसी थे तो तब आपने मुझे कहा था, और मेरा ख्याल है जुलाई का महीना या जून का महीना था, और आपने कहा था कि देखिएगा कि जब नमी आएगी, बरसात का महीना आएगा तो कोरोना वबा जो है उसका जोर टूटेगा और ये पीक जो है ये नीचे आएगी, और यकीनन नीचे आई। तो अब जबकि ऊपर जा रही है, क्या इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मौसम का डायरेक्ट इम्पैक्ट है कोरोना वबा के ऊपर? जी शुक्रिया मुनीज़े। बिल्कुल जी, विंटर जो है, सरमा का जो मौसम है वो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए जनरली ज्यादा लोगों को मुतासर करता है और कोरोना वायरस जो है वो भी उसके लिए भी वो बड़ा कंड्यूसिव है। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, दो चीजें हैं जिनका कम्बिनेशन जो है हमें उस तरफ ले जा रहा है कि जो सूरत हाल बड़ी खतरनाक एहतियात हो सकती है। पहली बात यह जी कि जो वर्ल्ड ओवर इस वक्त एक्सपीरियंस है सेकंड वेव का, वो पहली वेव की निस्बत ज्यादा शिद्दत है उसके अंदर। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तो विंटर है, दूसरे कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि वायरस की म्यूटेशन है, गो कि उसका कोई अभी खास एविडेंस नहीं है। हमारे यहाँ पहला जो केस आया था वो 26 फरवरी को आया था। फरवरी से के बाद जो सर्दी का जोर टूटना शुरू हो जाता है, तो इसके बावजूद हमारे केसेस राइज हुए थे और फिर उसके बाद जब मौसम ये जब मानसून शुरू हुई तो वो फिर खत्म भी हुआ। अब हम आगाज है सरमा का और हमने अभी विंटर की भी पीक देखनी है, तो इसलिए और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ म्यूटेशन भी हुई है, तो इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है
وہ ہمیں لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہ شاید پہلے سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہو جائے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی. ڈاکٹر نوشین، آپ کی جانب آؤں گی. ایک تذکرہ یہ بھی ایکسپرٹس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو کوارنٹین کرنا پڑتا تھا اور ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر ہی ان کو باہر لے جایا جا سکتا تھا. تو میڈیکل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو باہر سے اسٹرین آ رہی ہے وہ زیادہ سخت ہے. پاکستان کے اندر پھر بھی مدھم اسٹرین تھی، جو باہر سے آ رہی ہے زیادہ سخت ہے. اس لیے جو لوگ باہر سے، ملک سے باہر سے آ رہے ہیں، ان کو پھر سے کوارنٹین کرنا چاہیے، ٹیسٹ کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرف اپنا رجحان رکھے. پہلے بھی جب کورونا پاکستان میں آیا ہے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ باہر سے ہی آیا تھا اور انہی پیسنجرز کے تھرو ہی آیا تھا، چاہے وہ ایران سے آیا تھا، سعودی عربیہ سے آیا تھا، بعد میں UK سے بھی آنا شروع ہو گیا تھا. تو پہلے بھی کورونا پاکستان میں آیا تو باہر سے ہی تھا. مگر بالکل میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کروں گی کہ اس وقت سٹیپس کافی سخت تھے. ایئرپورٹ سے کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا جب تک ان کو وہ ہوٹل میں رکھا جاتا تھا، ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا. جب تک کووڈ نیگیٹو نہیں ہوتا تھا ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی. اس کے علاوہ آئسولیشن سینٹرز تھے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور وہ کافی دن وہاں پہ رہتے تھے، اپنی وہ کوارنٹین کا پیریڈ وہاں پہ پورا کرتے تھے. تو اس وقت بہت بڑے اسکیل کے اوپر یہ ایکسرسائز تھی. کیا پھر سے نہیں ہو سکتی، اور کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اگر اس حد تک پیک پہ جا سکتا ہے، اموات ہو سکتی ہیں لوگوں کی، تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ سمارٹ لاک ڈاؤنز کو چھوڑ کے مکمل لاک ڈاؤن جس طرح پہلے کیا تھا، آپ نے بتایا کہ اس وقت تو ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی تھی، وہ کریں؟ دیکھیے، مکمل لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ سلیوشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت UK میں بھی جہاں پر پچھلے دنوں بہت زیادہ ویو آئی ہوئی تھی وہاں بہت سخت قسم کے لاک ڈاؤنز تھے، مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں اموات ہوئی تھی. اصل میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت SOPs کے اوپر عمل درآمد کرانا جو ہے وہی سلیوشن کا حل ہے. ظفر مرزا صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تمام سمٹمز ہیں مگر پھر بھی بار بار ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ٹیسٹ میں کچھ خرابی ہے یا کوئی اور خرابی ہے؟ کیا یہ وائرس میوٹیٹ ہو گیا اس لیے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا؟ ممکن ہے یہ ہو، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو کووڈ-19 کا PCR ٹیسٹ ہے اس کی اسپیسیفسٹی جو ہے وہ 100% نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں اس ٹیسٹ کی یہی صورتحال ہے. ہیئر اینڈ دیئر کوئی کوالٹی کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ٹیسٹ کرنے میں بھی یا اس کو انٹرپریٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی اسپیسیفسٹی 100% نہیں ہے، وچ مینس کہ یہ آپ کو فالس نیگیٹو یا فالس پازیٹیو ریزلٹس دے سکتا ہے. اور یہ میں اگین ریپیٹ کروں گا، اٹ از آل اوور دا ورلڈ، یہ صرف پاکستان تک یہ بات اسپیسیفائڈ نہیں. ناظرین، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کورونا وبا کے اوپر اور ہم بات کریں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد اور ڈاکٹر ظفر مرزا سے. ڈاکٹر نوشین حامد، کوئی اچھی خبر ہمیں ملے گی کیا؟ ویکسین آنے والے کچھ مہینوں کے اندر دستیاب ہوگی، اور اگر دستیاب ہوگی تو وہ کون سی ویکسین ہوگی؟ چونکہ $150 ملین جو ہیں وہ حکومت نے ایک سائٹ پہ رکھ تو دیے، مگر کون سی ویکسین آپ خریدیں گے؟ کیا جرمن ہوگی، کیا برٹش ہوگی، اور وہ کتنی جلدی عام لوگوں کے ہاتھ تک آ سکے گی؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ 3 ڈفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ ویکسین کو پروکیور کرنے کی جو ہے اس کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جس کا آپ نے $150 ملین جو اس وقت کیبنٹ نے اپروول دیا ہے، پرائم منسٹر نے اپروول دیا ہے اور ECC نے بھی دے دیا ہے کہ وہ جس سے ہم نے ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کرانی ہے. تو یہ 4-5 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جس میں UK کی بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، جن کے ساتھ نیگوشیشنز اب بالکل فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں، اور ہم نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ کس کی اویلیبلٹی ہمیں سوٹ کرتی ہے، کون جلدی ہمیں دے سکتا ہے، افورڈیبلٹی بھی ہم نے دیکھنی ہے، اس کی ایفیکیسی بھی، اور ساتھ یہ کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کے وہ کولڈ چین کی جو مینٹیننس ہے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تھوڑی سی اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں آنے والے
8-10 दिन में ये वैक्सीन की बुकिंग जो है वो फाइनल हो जाएगी। मगर इसके अंदर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है फाइजर के हवाले से या जर्मन वैक्सीन जो है कि जी वो चूंकि -80 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना होता है, इसलिए शायद पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये सही ना हो, एशियन ममालिक के लिए। तो अब अगर ये नहीं है सही तो फिर हम कहाँ से वैक्सीन लेके आएंगे, कब वैक्सीन दे पाएंगे, क्या उसके लिए कोल्ड चेन इस्टेब्लिश कर पाएंगे इतनी जल्दी कि नहीं? देखिए, जो ये फाइजर की -70 वाली है उनके साथ जो बातचीत हुई है, उन्होंने स्पेशल कंटेनर्स बनाए हैं जिसमें वो हमसे ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो एंड यूजर तक उस कंटेनर में वो स्पेशल कंटेनर्स हैं जिसमें ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो एंड यूजर तक वो कंटेनर पहुंचाने की बातचीत उनसे हो रही है कि जैसे अगर फैसलाबाद जाना है तो वो फैसलाबाद तक वो हमें वो कंटेनर पहुंचा देंगे, पर वहां के उसके बाद फिर उसके पास 5 डेज का टाइम होता है जिसके अंदर उस वैक्सीन को यूज करना होता है। मगर जो चाइनीज वैक्सीन हैं वो कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल है ज्यादा, वो चाइनीज वैक्सीन उस टेम्परेचर पे रखी जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें ही हैं जिनके बारे में डिसाइड हो रहा है और हम यहाँ पे तैयारियां भी कर रहे हैं कि जब वैक्सीन हमारे पास आएगी तो जो कोल्ड स्टोरेज है और जहां पर ये रखी जानी है उनके लिए भी इंतजाम अभी से करने शुरू कर दिए गए हैं। तो तैयारी हमारी पूरी है। और फिर जिस चाइनीज वैक्सीन जो फाइनल ट्रायल्स में है, अपने जो पाकिस्तान में जिसके ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें भी तकरीबन 18,000 वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करना है। तो अभी 10,000 से ज्यादा हो चुके हुए हैं, तो वो भी बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो ट्रायल भी मुकम्मल हो जाएगा। तो वो कैंसिनो बायो की वैक्सीन हमें उम्मीद है कि वो भी हमें जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वो चाइना ने चूंकि यहाँ ट्रायल्स किए हैं तो वो मॉरली बाउंड है कि वो हमें वो प्रोवाइड करें। अच्छा, ठीक है। जफर मिर्जा साहब, आपकी जानिब आऊंगी और आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि ये जो वैक्सीन हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? लोग काफी डरे हुए हैं इस हवाले से। फिर हिंदुस्तान ने आपने देखा कि एक वैक्सीन बनाई और उसके बाद उस शख्स को जिसने वैक्सीन लगाई उसको फिर से कोरोना वायरस हो गया। दूसरी तरफ चाइना के हवाले से बड़े सवालात पूछे जाते हैं, चूंकि वो एक क्लोज सोसाइटी है, चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पे नहीं है, अकाउंटेबिलिटी हुकूमत की नहीं है उस तरीके से जिस तरह जमहूरी हुकूमतों में होती है। तो लोग डरते हैं कि जी किसी किस्म की अगर वैक्सीन यहाँ पे आ जाए और उसका कोई और ही साइड इफेक्ट हो जाए, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस वैक्सीन देन? देखें जी, हमें चाइनीज वैक्सीन के बारे में मतलब शकूक व शुबात नहीं पैदा करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने इसको कंडीशन किया कि हमारे यहाँ उसका पहले ट्रायल हो। वो ट्रायल हमारे लोगों में हो रहा है और उसके रिजल्ट्स जब सामने आएंगे तो फिर किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने सेफ्टी कंसर्न्स का इजहार किया है, जब लोगों के अंदर क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 के किए जाते हैं जी, तो उस वक्त तक उस वैक्सीन की सेफ्टी जो है उसको इंश्योर कर लिया जाता है और ये ट्रायल एफिकेसी के लिए किए जाते हैं। विच मीन्स के सेफ्टी के बारे में इतने कंसर्न्स नहीं होने चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इंश्योर्ड है। अब हम उसकी एफिकेसी जो है उसको चेक कर रहे हैं और वो जिस तरह आप सुन रहे हैं 90%, 95% दूसरी वैक्सीन की, अब देखेंगे कि इसकी एफिकेसी क्या है। हैविंग सेड ऑल दिस, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई वैक्सीन भी 100% सेफ नहीं होती, और खास तौर पे जब उनको मिलियंस ऑफ लोगों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो कई बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी वैक्सीन जो हमारे यहाँ यूज भी हो रही हैं, इवन हिफाजती टीकों के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, वो 100% सेफ नहीं होती। लेकिन गैर जरूरी शकूक व शुबात इसके बारे में पैदा करने की जरूरत नहीं। ये जरूर आपकी बात दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर नौशीन हामिद, आपने हमें ज्वाइन किया। और इन दोनों का मैसेज नाजरीन यही था कि अभी भी वक्त है, वैक्सीन आएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ा वक्त लगेगा। तब तक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।